Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss our topic, a book, and the theme of a book that is Why a Nation Fail by Thomas Robinson, James Robinson. इस इनकी जो बुक है जेम्स रॉबिन्सन की वाई नेशंस फेल इज़ अ वेरी फेमस बुक। हम उस बुक का एक कंप्लीट सिनेरियो डिस्कस करने लगे हैं जो हमारे सीएसएस के लिए, सीएसएस की गवर्नेंस के लिए, सीएसएस की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी नेशंस हैं, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन developed and developing countries। डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऐसा क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है, या डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसी किस चीज की जरूरत है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज से लेकर वो भी डेवलप्ड जो है वो बन सकते हैं। आज का हमारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, जेम्स रॉबिन्सन से पूछा गया कि वाई नेशंस फेल, तो उन्होंने एक 3 वर्ड बोले, दैट वाज इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, अगर हम सिनेरियो दुनिया का देखें तो हमें आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफी, कल्चर और इग्नोरेंस थ्योरी, ये मेजर 3 थ्योरीज हैं बट दुनिया के अंदर। वन इज जियोग्राफिकल थ्योरी, सेकंड इज कल्चरल थ्योरी, थर्ड इज इग्नोरेंस थ्योरी। हम अभी इन तीनों थ्योरीज को देखेंगे दैट दीज 3 थ्योरीज डज नॉट वर्क, ये वर्क करती नहीं है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इससे पहले देखें प्लेटो, अरिस्टोटल, उनकी अगर आइडियल स्टेट की बात करें तो वो उस टाइम एक आइडियल स्टेट में, अरिस्टोटल साहब एक बात करते थे कि आइडियल स्टेट वो हो जिसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज हों। आइडियल स्टेट वो होती है जो किसी वाटर बॉडी के करीब होती है, आइसोलेटेड नहीं होती। आइडियल स्टेट के पास डिफरेंट जियोग्राफिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये उस टाइम था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जब मार्केट प्लेस इतनी डेवलप कर गई है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल जो है वो डिफरेंट जगह से मिल जाता है, तो उसके बाद अगर कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं हो रहा तो उसमें उस कंट्री की ऐसी क्या चीजें हैं जो डेवलप्ड कंट्री के पास है। आज हमारा मेजर टॉपिक यही है। इससे पहले हम थोड़ी सी एक एग्जांपल्स ले लेते हैं इस बारे में। हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज की लेते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि एक बड़ बात की जाती है कि जियोग्राफी जो है वो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए इट इज ट्रू कि जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जैसी जियोग्राफी होगी आपको उसी हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एज लाइक पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की जियोग्राफिकली हार्ट ऑफ एशिया, तो उनको उस हिसाब से जो है डिफरेंट टाइम ऑफ स्पैंस के अंदर डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी है। वार ऑफ टेरर देख लें, 1954 6 सीटो, 1959 सेंटो, एंड डिफरेंट अदर वार्स लाइक सोवियत यूनियन वार 1979। तो डिफरेंट वार्स में पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा, तो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रहा है। बट आज हमारा पार्ट ये है कि पाक की जियोग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जियोग्राफी की थ्योरी कैसे वर्क नहीं करती। इसकी सबसे मेजर एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए आपको मेजर कंट्री नजर आता है। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज ब्राजील, अर्जेंटीना, ये डिफरेंट कंट्रीज है। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो सिर्फ एक बॉर्डर है। और अगर हम बहुत करीब की एग्जांपल भी लें तो यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेसिफिकली मैक्सिको, मैक्सिको एंड यूएसए की बॉर्डर वॉल है। मतलब एक साइड पे यूएसए है और बिल्कुल बॉर्डर की दूसरी साइड पे मैक्सिको है।
but the hell of the difference between the two countries regarding their economic situation, regarding their education, regarding their geography, regarding their way of living, regarding their spending pattern, इन सब चीज़ों का बिल्कुल अपोजिट डिफरेंस है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी है, ईज़ ऑफ बिजनेस है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेक्सिको के अंदर ऐसा नहीं है, हालांकि बॉर्डर का डिफरेंस है, सेम क्लाइमेट है, सेम जियोग्राफी है, सेम रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ वैसे की वैसे है। अच्छा, अब अगर हम इससे किसी और कंट्री की, चलो आप ये होता है कि ये कंट्री, इससे अलावा देखें 1947 में जो आफ्टर कोरियन वार जो है वो दो कंट्रीज जो है वो आज़ाद होते हैं, वन इज साउथ कोरिया, सेकंड इज नॉर्थ कोरिया। 38 पैरेलल लाइन भी इनको कहा जाता है। 38 पैरेलल लाइन जीके में क्वेश्चन आता है अक्सर। तो 38 पैरेलल लाइन में जो है आपको एक तरफ से नॉर्थ कोरिया नजर आता है, दूसरी तरफ से साउथ कोरिया नजर आता है। एक ही क्लाइमेट है, एक ही कल्चर है, हर चीज सेम है, बट वेरी मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक सिचुएशन। आपको जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में आपको रिजिड फॉर्म ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नजर आती है, जिसको नॉर्थ कोरियन लैंग्वेज में जूकी सिस्टम या जूची सिस्टम जो है वो कहा जाता है। जूकी सिस्टम होता क्या है? बेसिकली जूकी सिस्टम होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत नहीं होती। उसके अलावा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत नहीं मिलती तो जो इकोनॉमी का बेनिफिट है वो कुछ पावरफुल एलिट्स के पास होता है, जिनको इंसेंटिव दिया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर लोगों को फ्रीडम नहीं होती, ईज ऑफ बिजनेस नहीं होता, फ्रीडम नहीं होती, लिबर्टी नहीं मिलती, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो आज़ादी नहीं होती, उनके कॉपीराइट के राइट्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं मिलती तो जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करता, और डिफरेंट इश्यूज जो है वो उसकी वजह से निकलते हैं, जिसकी वजह से एक कंट्री जो है वो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं वाई नेशंस फेल्स के अंदर के रिजिड फॉर्म ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सो कॉल्ड जूकी सिस्टम। जूकी सिस्टम में क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज आउटलॉड एंड मार्केट प्लेस पर बैंड के जितने भी बाहर के लोग हैं वो नहीं आ सकते। फ्रीडम वर कर्टेल्ड, वेरी स्मॉल रूलिंग एलिट्स था जिनको फ्रीडम दी जाती थी, और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो उन्हीं के हाथ में होती थी। अब जूकी सिस्टम की वजह से क्या हो गया था? इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर fail to take off, lack of private property indicate few incentive elites। उसकी वजह, और इन सब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई, और उसकी वजह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उनकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकी। एज अगेंस्ट हम साउथ कोरिया का देखें तो साउथ कोरिया ने जनाब उनने अपने इकोनॉमी को जो है वो ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने वो इकोनॉमी के वो पार्ट जो उनके प्रॉफिट में लॉस में आ रहे थे उन्होंने उनको ख़त्म किया, और जो उनके बेनिफिट्स में थे उनको उनको उन्होंने इंसेंटिवाइज किया। और इन सब के बदले में क्या हुआ? दे इनकरेज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। उन्होंने इसके बाद क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन की, एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन सब के बाद, अब ये जो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 38 पैरेलल लाइन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और डिफरेंट, मैं एशिया में भी आपको बहुत सारे कंट्रीज की इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, हम भी उसी की एक एग्जांपल में आते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? नीदर कल्चर नॉर जियोग्राफी नॉर इग्नोरेंस पॉलिसी कैन एक्सप्लेन डाइवर्जेंट पाथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। सबसे मेजर डिफरेंस इन दो जगहों पे क्या है? One, this is the difference between two things, that is inclusive institutions and second is extractive institutions। किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं। एक्सट्रैक्टिव, अगर किसी कंट्री के इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूसिव है, दैट इज डेवलप्ड कंट्री। अगर किसी कंट्री के इंस्टीट्यूशन एक्सट्रैक्टिव है, इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव दोनों होते हैं। इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं।
एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। अब इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस अलाउ and encourage participants by great mass of people to economic activities that make best use of their talent of skills and enable individuals to choose their wish। क्या कि जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे इनकरेज पीपल to participate in economic activities of the country and take the talent of that skills कि जो उनकी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आती है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। और इस वर्क के लिए सबसे बेहतर चीज जो है कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट बिल गेट ने ये आइडिया दिया माइक्रोसॉफ्ट का, उसको कॉपीराइट दिया गया। कॉपीराइट में ये है कि आपका जो भी आइडिया है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता और आप उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सबको ये चीज पता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो डेवलपिंग कंट्रीज इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर एक सिंपल से पर्सन को ये चीज पता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस is better for economic economy of any country, then why South Asian countries, why African countries, why North American countries go for extractive economic and extractive political institutions में? सबसे इससे पहले हम देखते हैं कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनके फीचर्स क्या हैं। सिक्योर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, provision of public service, unbiased system of law, level playing field in which people can exchange and contract, permit the entry of new business, allowing people to choose their career, secure property rights and economic rights not just for elites but for broad cross section of the society, mean every person who is living in the society can get the benefit from their entrepreneur idea, prevent theft and fraud, capacity to impose order, well functioning society like transport network, public infrastructure and basic regulation। अब जब किसी कंट्री में इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, रिगार्डिंग फिनिशिंग गुड्स, थर्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। दीज आर डिजाइंड टू एक्सट्रैक्ट इनकम एंड वेल्थ फ्रॉम वन सबसेट ऑफ द सोसाइटी टू बेनिफिट द डिफरेंट सबसेट। जो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बेसिकली एक मेजॉरिटी से बेनिफिट लेकर माइनॉरिटी या एक स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक एलीट ग्रुप की बात कर सकते हैं, उनको दी जाती है। आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री की सोसाइटी को देख लें, मीनवाइल आप पाकिस्तान की सोसाइटी को देख लें, तो आपको यही नज़र आएगा कि जो लार्ज पॉपुलेशन है 95% पॉपुलेशन, उनको उनके टैक्सेस बढ़ाकर 5% पॉपुलेशंस को सब्सिडीज दी जाती हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज हैं उनको सब्सिडीज दी जाती है उनसे बेनिफिट लेकर। तो ये आपको मीनवाइल हर जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, अब क्या इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इंजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो। इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट इंक्लूसिव मार्केट। इंक्लूसिव हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसमें सोसाइटी के हर पर्सन्स को लिबर्टी होती है टू चूज देयर कैरियर, टू चूज देयर प्रोफेशन एंड टू चूज हिज आइडियाज। तो उसमें क्या होता है? गुड आइडियाज, productive labor, less efficient firms can replace more efficient firms. Economic institution pave the way of two other engine of prosperity. One is education, second is technology. आप देखें कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आफ्टर 1688 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो उसके बाद
जो कंट्रीज जो हैं, जिन जिन कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के हिसाब से खुद को चेंज किया, आज वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप देख लें स्पेन, यूके, यूएसए, इटली, जितने भी आपको यूरोपियन कंट्रीज नज़र आते हैं, ये सारे जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस का पार्ट रहे हैं, वो डेवलप नज़र आते हैं। और हर वो कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस का पार्ट नहीं बनी, वो आपको डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज में नज़र आती है, जिसमें अफ्रीका है, साउथ एशियन कंट्री है, जिसमें हमारा सब कॉन्टिनेंट रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या इनकरेज करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपहोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड, इनकरेज एंड अलाउ एंट्री ऑफ न्यू बिजनेस दैट कैन लविंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन लाइफ। जिस तरह हमने बिल गेट की एग्जांपल दी है आपको, माइक्रोसॉफ्ट की है, इसी तरह एडिसन को आप देख लें जिन्होंने बल्ब इजाद किया, ठीक है। इसके मार्कोनी को देख लें जिन्होंने टेलीफोन किया, गटनबर्ग को देखें जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की। तो ये जो सारे जितने भी आपको नज़र आते हैं, ये इन सब की कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट आइडियाज़ थे, और जिन आइडियाज़ के ऊपर बात करके उन्होंने जो है वो उनका अपने कंट्रीज़ को इंक्लूज टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की तरफ ले गए। और इन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ले जाने की तरफ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का है, जो जिन्होंने उनको ये लिबर्टी दी है। अब ऐसा नहीं है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके उनकी जो लेबर फोर्स है वो प्रोडक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। बट इशू यहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट इज एजुकेशन, कि उनको स्किल्स नहीं दिए जाते, और स्किल्स की बेस के ऊपर जो है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। सेकंड चीज ये होती है कि अगर किसी तरह वो डेवलप हो भी जाए, तो उनके जो न्यू आइडिया, न्यू एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड आइडियाज जो होते हैं, उन आइडियाज के कॉपीराइट उनको नहीं मिलता, और उन आइडियाज के ऊपर वर्क करने की इजाजत नहीं मिलती। अब इजाजत मिलने में दो चीजें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। वन इज कि अगर कोई कंट्री इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रखता होगा, तो वो जितने भी न्यू आइडियाज हैं उनके ऊपर लोन देते हैं, उनके बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं ऑन मिनिमम इंटरेस्ट रेट। जो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वाले कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो आ, दिया जाता इंटरेस्ट लिया जाता है जो भी चीज़ को, वो इतना हाई होता है कि जो पब्लिक होती है, जो लोकल पीपल होते हैं, वो उस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहते। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, हमने एजुकेशन की बात की, उसके बाद टेक्नोलॉजी लिंक किस चीज़ के करती है? वन इज़ एजुकेशन, थर्ड इज़ सेकंड इज स्किल, थर्ड इज़ कॉम्पिटेंसी, फोर्थ इज़ नो हो of workforce, fourth is technological change require education both for innovator and the वर्कर। एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की सबसे लो जीडीपी अगर किसी सेक्टर पे है तो वो एजुकेशन है। वी आर द सेकंड लास्ट कंट्री इन एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका को छोड़ के पाकिस्तान जो है वो सेकंड लास्ट कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर सबसे कम जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका है जहाँ पे 7%, पाकिस्तान की 2.5% जीडीपी जो है वो एजुकेशन के ऊपर दी जाती है। एंड उसके बाद श्रीलंका है जहाँ पे 7% है। पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफगानिस्तान है। लो एजुकेशन लेवल ऑफ पुअर कंट्रीज। अब लो एजुकेशन लेवल क्या करता है? फेल टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, फेलियर टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू इंड्यूस द गवर्नमेंट टू बिल्ड फाइनेंस एंड सपोर्ट द स्कूल। जो मैंने आपको पहले बात की कि फाइनेंस एंड सपोर्ट नहीं मिलता। लो एजुकेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव मार्केट इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैव एबिलिटी टू हार्नेस ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंक्लूसिव मार्केट, encourage technological innovation, invest in people, mobilize and the talent and skills of a large number of individuals। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी चूज द रूल्स दैट विल गिवन इट। एक्सट्रैक्टिव एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है विच पीपल और ग्रुप विन इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। अगर जो ग्रुप जीता है
उनको अगर वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है तो दैट इज़ वो इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे, और अगर इसके अपोजिट गया है दैट इज़ वो एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएँगे, जिसकी एग्ज़ाम्पल सॉरी मैं नहीं देना चाहता। उसके बाद आप डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली उनका काम क्या होता है, टू गवर्न इंसेंटिव इन पॉलिटिक्स, दे डिटरमाइन हाउ गवर्नमेंट इज़ चूज़न एंड व्हाट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू चूज़ व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, वन इज़ एब्सोल्यूट, सेकंड इज़ प्लूरलिस्टिक। जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोई एक सिंगुलर पर्सन चला रहा होता है, जिसे एब्सोल्यूटिज्म भी कहा जाता है, मोनार्की भी कहा जाता है। और एब्सोल्यूटिज्म नॉट ओनली सिंगल पर्सन, अगर कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल भी उसको चला रहा है तो वो भी एब्सोल्यूटिज्म की तरफ आता है। प्लूरलिस्टिक ये होता है कि डिफरेंट पर्सन जो हैं उनको चला रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट वे ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो इंडिपेंडेंट वे है उसके हिसाब से जो आ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज सोसाइटी ऑफ पीपल जो है वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका हिस्सा बन सकती है, और हर कोई जो है वो उसके लिए इजी होता है इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनना। अगर उसके लिए इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनना इजी नहीं है तो इसका मतलब दैट इज नॉट द प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। अब जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? व्हाट शुड अ कंट्री हैव टू मेक देयर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिनेरियो? One is pluralistic political institution, second is sufficiently centralized political institution। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अगर आप यूएसए का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखें तो यूएसए के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में 50 स्टेट्स हैं और उनका एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बट वो विद द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो आप देखें कि जितनी भी उनकी 50 स्टेट्स हैं, 50 की 50 स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं टू चूज देयर एनीथिंग, बट उन सब की एक सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो उन सबको गवर्न करती है। और वो एक सेंट्रलाइजेशन है कि हर स्टेट जो है उसको फाइनल जो है वो प्रेसिडेंट से कोई भी अगर उन्होंने चेंजिंग करनी है तो वो प्रेसिडेंट के पास फाइनल जाएगा और प्रेसिडेंट उसको देखेगा दैट इज बेनिफिशियल और नॉट। अगर हम इसके अगेंस्ट जाएं तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर प्लूरलिस्टिक है, प्लूरलिज्म है, बट फिर भी वो डेवलप्ड नहीं है, जिसमें सबसे मेजर एग्जांपल सोमालिया की ली जाती है। सोमालिया के अंदर जितने भी उनके कबीले पाए जाते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते और वहाँ सब इंडिपेंडेंट है, कोई अपनी मर्जी से जिस तरह उसका दिल चाहे वो रह सकता है। सोमालिया के अंदर उन्होंने अपनी सोसाइटीज बनाई हुई हैं और एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के इस के किसी भी कल्चर के अंदर या किसी भी लाइफस्टाइल के अंदर हिस्सा नहीं लेती, मतलब इंडिपेंडेंट एंड एनीवन हैव इंडिपेंडेंस टू चूज एनी सोसाइटी इन सोमालिया, बट फिर भी वो डेवलप्ड नहीं है। तो उसकी सबसे मेजर रीज़न ये है कि उनकी कोई सेंट्रलाइज़्ड सोसाइटी नहीं है। सारे अपना-अपना सोचते हैं, कोई सेंट्रलाइज़्ड सोसाइटी नहीं है, सेंट्रलाइज़्ड पर्सन नहीं है, मतलब सेंट्रलाइज़्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, फेडरल यूनिट्स हैं, उनका एक फेडरल है और वो जो फेडरल है दैट इज सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मिनिमल अमाउंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ बेसिक सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ नैरो एलिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट हैं इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखते हैं फ्रूट्स ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कुछ हमने पहले भी पढ़े हैं। अब देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हार्डर फॉर अदर्स to surpass the power, facilitating the persistence of inclusive political institution, reduce the benefit of elites। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि वाई नॉट ऑलवेज चूज प्रॉस्पेरिटी। जब इतना पता है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो क्या वाई दे नॉट चूज
एंड गो फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ आए तो जितने भी इलीट क्लास बैठी है उन इलीट क्लास की जो पावर है वो उनके हाथ से चली जाएगी, और अगर जैसे जैसे उनके हाथ से पावर चली जाएगी वैसे वैसे उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम होते जाएंगे उनकी मोनोपली जो है वो भी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उनकी मोनोपली कम होगी तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर लूज हो जाएगी, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो प्रॉस्पेरिटी को चूज नहीं किया जाता। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाई एलिट्स वर अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एंड नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, है क्या चीज बेसिकली? बेसिकली आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है टू रिप्लेस मैनुअल स्किल्स बाय मैकेनाइजेशन, कि जो भी मैनुअल स्किल्स हैं उनको मशीनों से रिप्लेस किया जाए, दैट इज आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। उसमें अब क्या होता है कि जब मैनुअल स्किल्स को साइड पे किया जाता है तो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इंडस्ट्री डेवलप होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की डिग्री की और फर्दर डेवलपमेंट होती है, और एक कंट्री जो है वो जब टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो जाता है तो उसके अंदर फिर जो इकॉनमी है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, टाउन्स बिल्डअप शुरू हो जाते हैं, फैक्ट्रीज बनना शुरू हो जाती हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, लैंड रेंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, जो पीपल हैं उनके वेजेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अर्बनाइजेशन डेवलप होती है, एजुकेशन डेवलप होती है, स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, लेबर फोर्स इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं तो ये फिर जो एलीट क्लास है, स्पेसिफिक एलीट क्लास है या एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसने होल्ड किया होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, वो सारे उनकी जो होल्डरशिप है वो ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं वाई ल्यूडाइटस वर अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ल्यूडाइटस मीन एक स्पेसिफिक ग्रुप था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट था। उनके अगेंस्ट क्या था? दैट इज़ कि अगर आप ल्यूडाइटस वर मच लेस इफेक्टिव बिकॉज दे लैक पॉलिटिकल पावर। तो ल्यूडाइटस जो है वो इसलिए था कि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, और वो फिर एक लैंड ओनर्स जो हैं उनके लिए एक मुश्किल पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे हमें लेसन क्या मिलता है? पावरफुल ग्रुप ऑफन स्टैंड अगेंस्ट प्रोग्रेस एंड इंजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो भी पावर ऑफ ग्रुप्स होते हैं एंड इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज, उसकी रीजंस क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ मोर एंड बेटर मशीन and more and better educated people, but also a transformative and destabilization process associated with widespread creative destruction। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हम चीज़ों की रिप्लेसमेंट करते हैं। टू डिटरमाइन इकोनॉमिक एंड एक्टिविटीज इट इंक्लूडेड conflict over scarce resources, income and power, ट्रांसलेट कन्फ्लिक्ट इनटू रूल एंड गेम इकोनॉमिक सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशंस क्या चीज़ें हैं? द ओनली वे टू चेंज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज टू फोर्स द एलीट टू क्रिएट मोर प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी कंट्री को बेहतर पॉलिटिकल इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना है तो उनका सबसे मेजर सोल्यूशन ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज टू फोर्स एलीट्स to create more pluralistic institutions। सेकंड, इट नीड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन बिकॉज लैक ऑफ, जो हम पहले पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन सोमालिया की बात कर चुके हैं या यूएसए की एग्जांपल से बात कर चुके हैं, बिकॉज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन मीन नॉट ओनली लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मच ऑफ टेरिटरी बट आल्सो मैनी एक्टर विद सफिशिएंट पावर टू ब्लॉक एंड डिस्टर्ब थिंग्स। अब सवाल वही है, वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर सो डिफिकल्ट? रिफॉर्म्स वुड हैव मेड इलीट इकोनॉमिक लूजर। रिफॉर्म्स आती हैं तो जो इलीट इकोनॉमिक्स हैं वो लूजर बन जाते हैं, उनकी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुश्किल होता है। ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे एक बात है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होती।
एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंडर भी ग्रोथ होती है। इसकी सबसे मेजर एग्जांपल है द इरा ऑफ, इन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, इन पाकिस्तान द इरा ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ फ्रॉम 2001 to 2008. In that period, Pakistan, IMF said, asked Pakistan to get loan from them, from IMF, but Pakistan negate again and again that we have no need of your loan. अब ऐसा उस टाइम ऐसा क्या हो गया था, पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी हो गई थी, हर चीज़ बेहतर थी, पावर जो वे ऑफ लिविंग था वो भी बेहतर थी, हर चीज़ बेहतर थी, बट इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस तो नहीं थे, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, एक डिक्टेटर के अंडर कंट्री चल रहा था, तो एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, तो की ना। बट जो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेवलपमेंट होती है वो कभी भी लॉन्ग लिव नहीं होती। वो लॉन्ग लिव जो डेवलपमेंट होती है वो एजुकेशन से आती है, वो हेल्थ से आती है, वो स्किल्स डेवलपमेंट से आती है, वो जो वर्क फोर्स है उनके ऊपर इन्वेस्ट करने से आती है, उनका वे ऑफ लिविंग बेहतर करने से आती है, उनको लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन एंड लिबर्टी टू चूज एनी प्रोफेशन उससे आती है, और उसके बाद जो इंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है उनको रीड आउट करने से आती है, उनको डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर आप एलेबोरेट्स करने से आती है, तो इन उन पे उनके ऊपर इन्वेस्ट करने से आती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई, फंडिंग बहुत ज़्यादा की गई, जिसकी वजह से अंडर द एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई। बट वेरी आफ्टर जैसे ही फंडिंग खत्म हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो है वही दोबारा जो है वो मसाइल हुए जो आज भी पाकिस्तान उसको देख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफन लीड्स टू, हमने इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बेनिफिट पढ़े, अब देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ड्रॉबैक्स क्या हैं। सिविल वार एंड वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस आपको नजर आता है। उसके बाद इंशरिंग परसिस्टेंट एब्सेंस ऑफ स्टेट सेंट्रलाइजेशन, स्टेट की सेंट्रलाइजेशन नहीं होती। आप देखें कि फोर्थ चार जो हैं जो फेडरल यूनिट्स हैं और फेडरल के दरमियान आपस में नहीं बनती। एनएफसी अवार्ड्स के ऊपर देख लें, अब वाटर के ऊपर देख लें, और डिफरेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर देखें। उसके बाद ऑलवेज डेंजर दैट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बिकम मोर एक्सट्रैक्टिव एंड ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जिस तरह मैंने प्रेम शरफ साहब के टाइम की एग्जांपल दी। यूज इलीट्स पावर टू लिमिट कंपटीशन, steal and loot from others rather than support economic progress. That is today topic, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हमारे ऐसे के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके पाक अफेयर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर और करंट अफेयर के अंदर भी ये टॉपिक्स होते हैं कि वाई पाकिस्तान इज नॉट गो फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेशन। तो इसके मेजर से क्वेश्चंस हैं, और बेसिकली जो एंडरसन साहब हैं वो तो, सॉरी रॉबिन्सन साहब हैं, वो तो बात ही यही करते हैं कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी नेशन की आफ्टर स्पेसिफिकली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, किसी भी इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। वन इज इंस्टीट्यूशन, सेकंड इज इंस्टीट्यूशन, थर्ड इज इंस्टीट्यूशन। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।